अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूवर्स। हाजिर हैं एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे स्कंक वर्क्स के ऊपर। बेसिकली लॉकहीड मार्टिन और स्कंक वर्क्स का आपस में रिलेशन किस किस्म का है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता कुछ प्रोजेक्ट्स जो स्कंक वर्क्स के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अमेरिकन एविएशन में स्कंक वर्क्स का क्या किरदार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे स्कंक वर्क्स के ऊपर। अगर आप मुझसे पूछें या मुझसे कोई भी ये पूछे कि अमेरिकन एविएशन की बैकबोन है, एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करें या अमेरिकन एविएशन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, तो मेरा डेफिनेटली जवाब स्कंक वर्क्स होगा। अमेरिकन एविएशन के अंदर उसका इतना काम है कि तकरीबन अमेरिकन टोटल एविएशन का 60 to 70% शेयर जो है वो स्कंक वर्क्स के पास है। आप हर जगह सुनते हैं, हर जगह देखते हैं, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से लॉन्च होता है तो दो बहुत बड़े नाम है जो सामने आते हैं, या बोइंग या जो है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन और जो स्कंक वर्क्स है, बेसिकली इसका रिलेशन किस किस्म का है। 1939 के अंदर आई बिलीव कि 1933 से इसका काम शुरू हो गया था। लॉकहीड मार्टिन जो है उसने स्कंक वर्क्स को बनाया था। बनाया किस तरीके से था कि जो लॉकहीड मार्टिन है वो बेसिकली एक बड़ी लीडिंग कंपनी है और स्कंक वर्क्स उसकी एक वर्कशॉप है। आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉकहीड मार्टिन मेन हब है और स्कंक वर्क्स जो है वो इसकी एक सब्सिडरी है। अब स्कंक वर्क्स में होता क्या है, लॉकहीड मार्टिन जितने भी उसके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जितना भी उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो टेस्ट फैसिलिटी है या उसके अंदर जो काम होता है जितना भी लॉकहीड मार्टिन के अंदर, वो बेसिकली स्कंक वर्क्स ही करती है। आप ये समझें कि जो ऑफिशियल लेवल के ऊपर काम होते हैं वो लॉकहीड मार्टिन करती है। जो भी पेपर वर्क होता है या डील्स होती हैं या किसी भी रेगुलेशन के अंदर कोई काम होता है, लॉकहीड मार्टिन करता है। और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है या डिजाइनिंग होती है या वो काम होता है, वो बेसिकली स्कंक वर्क्स करता है। मैं आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ। कोई भी कंपनी है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉकहीड मार्टिन के पास आता है, या कोई भी कंपनी कहती है या कोई भी कंट्री कहती है, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट से, वो आते हैं लॉकहीड मार्टिन के सामने रखते हैं कि भाई हमें ये जहाज चाहिए, इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। जब अमेरिकन गवर्नमेंट जो है 1990s के अंदर F-22 रैप्टर जैसा एक जहाज आती थी, तो उन्होंने एक कुछ 5-6 कैपेबिलिटीज रखी कि सुपर क्रूज करना चाहिए विदाउट आफ्टर बर्नर, या उसके अंदर स्टेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जो एवियोनिक्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होना चाहिए, मतलब फला इस तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी उसको कैपेबिलिटीज चाहिए थी किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर, उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के सामने रखी कि आप हमें इस किस्म का जहाज बना के दें। लॉकहीड मार्टिन ने उसको देखा, फिर उसके बाद परखा और उसके बाद जो है स्कंक वर्क्स को फॉरवर्ड कर दिया। स्कंक वर्क्स के अंदर पूरी डिजाइनिंग भी हुई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हुआ, उसने व्हील से लेकर टेल तक जितना भी काम था या लॉकहीड मार्टिन जो है वो उसको स्कंक वर्क्स से चाहती थी। आप यूं आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो टेस्ट फैसिलिटी है, जो बिल्डिंग फैसिलिटी है, वो स्कंक वर्क्स है। लॉकहीड मार्टिन जो है वो उसका आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल लेवल के ऊपर पार्टनर है। अब आ जाते हैं कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्कंक वर्क्स के। स्कंक वर्क्स के जो ऑफिशियल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, स्कंक वर्क्स देखें बहुत एक बड़ी और एक वास्ट फैसिलिटी है। लॉकहीड मार्टिन जो इसको ऑन करती है, उसने बाकायदा जो है स्कंक वर्क्स ने CIA के साथ काम किया हुआ है, नासा के साथ काम किया हुआ है, इसके अलावा अमेरिकन मैरीन कॉर्प्स के साथ काम किया हुआ है, अमेरिकन एयरफोर्स के साथ काम किया हुआ है। इसके अलावा जो अमेरिकन एयरफोर्स के अलावा फॉरेन कस्टमर्स बहुत से ऐसे हैं जो लॉकहीड मार्टिन के साथ काम करते हैं। डेफिनेटली आप सब जानते हैं लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो स्कंक वर्क्स है ना, बेसिकली ये इसी लॉकहीड मार्टिन इसी के दम के ऊपर खड़ी है। आप ये देखें कि इसके प्रोजेक्ट्स में आपको खाली गिनवाता हूँ। सबसे पहले 1950s के अंदर CIA ने एक रिकॉनेसेंस प्लेन उनको चाहिए था, वो आए लॉकहीड मार्टिन के पास। उन्होंने कहा कि हमें इस किस्म का एक प्लेन चाहिए जो कि रिकॉनेसेंस कर सकता हो, बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता हो, और वो जो है हमारे पास रिकॉनेसेंस का मटेरियल ला के दे सकता हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, U-2 ड्रैगन लेडी है, वो भी स्कंक वर्क्स ने बनाया हुआ है। उसके लिए जब प्रपोजल CIA दे रही थी तो उसने उसमें से ये लिखा था कि हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसकी सर्विस सीलिंग बहुत ज़्यादा हो और वो एक रिकॉनेसेंस का प्लेन हो, मतलब जाए सोवियत यूनियन के ऊपर फ्लाई करे, उनके जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं या उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स हैं या उनका जो स्ट्रेटेजिक एरिया है उसकी जो है वो पिक्चर्स ले या उनकी वीडियो बनाए, और वो जो रिकॉनेसेंस का डाटा है वो हमारे साथ शेयर करे। तो लॉकहीड मार्टिन ने जो है इसको एनालाइज किया, उसके बाद स्कंक वर्क्स को फॉरवर्ड कर दिया। स्कंक वर्क्स ने उसके ऊपर काम करके 1955 के अंदर आई बिलीव जो है उसको CIA को कह दिया कि जी ये आपका जो आपने हमें प्रपोजल दिया था ये उसका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 60s के अंदर आई बिलीव जो है वो भी क्रैश हो गया। बेसिकली सोवियत यूनियन के एक सर्विस टू एयर मिसाइल्स ने जो है उसको हिट किया और U-2 ड्रैगन लेडी को गिरा दिया। तो उसके बाद उसके साथ साथ जो है स्कंक वर्क्स ने एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम बेसिकली A-12 था। A-12 जो है वो एक ऐसा मॉडल था जो कि U-2 ड्रैगन लेडी की अपलिफ्ट फॉर्म थी या आप उससे रिफाइंड फॉर्म थी। देखिए सबसे पहले जो भी जहाज बनते थे ना स्कंक वर्क्स के अंदर, उनके ऊपर दो ही चीज जो है वो ज्यादा देखी जाती थी। एक वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, दूसरी बात उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तीसरी बात वो इतने अच्छे तरीके से रिकॉनेसेंस कर सके कि उसका मैच ना हो।
तो जो A-12 एयरक्राफ्ट था उसके अंदर भी बेसिकली अमेरिका इसी चीज को देख रहा था, बल्कि स्कंक वर्क्स इसी चीज को देख रहा था कि U2 ड्रैगन लेडी के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, जो हम CIA को पेश करें और CIA जो है उसको एनालाइज करे। तो 1960s के अंदर आई बिलीव जो है CIA ने इस चीज को देखा, स्कंक वर्क्स ने A-12 का प्रोजेक्ट जो है वो CIA के सामने रखा, CIA ने उसको देखा और एनालाइज किया, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी जो इस प्रोडक्ट है A-12 इसका जायजा लेने के बाद हमें ये बेहतरीन प्रोडक्ट लगती है, आप ऐसा करें, आप इनिशियली तौर पर हमें इसके 5 जेट्स जो हैं वो बना के दें ताकि हम इसको टेस्ट करें। ये जो जेट है ये बेसिकली बाद में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और इसको आप SR-71 ब्लैकबर्ड के नाम से डालते हैं। SR-71 ब्लैकबर्ड की कहानी जो है वो इसी तरह स्टार्ट की थी कि स्कंक वर्क्स ने पहले इसको डेवलप किया था, फिर उसको CIA के सामने रखा था, CIA ने जब उसको देखा, उसको टेस्ट किया, उसको पसंद आया ऑन पेपर, फिर उसके बाद जो है इसको उन्होंने प्रोडक्शन लाइन के अंदर लाने की बात की और 5 जो टेस्ट बेड्स हैं या प्रोटोटाइप्स हैं उनके ऊपर टेस्टिंग करने के बाद जो है CIA ने प्रॉपर SR-71 का नाम इसको दिया, डेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने सर्विस में इंडक्ट किया। SR-71 के बनाने के अंदर जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा मसला आया था जिसको CIA ने खुद ही हैंडल किया था। वो क्या था कि जो SR-71 था वो आपको पता है कि उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, 3 मैक प्लस की थी, और जो उसका सर्विस सीलिंग का जो रेट था वो भी बहुत ज्यादा था। तो डेफिनेटली इतनी सर्विस सीलिंग अचीव करना, इतनी बड़ी स्पीड अचीव करना जो है, एयर प्रेशर को सस्टेन करना किसी भी नॉर्मल अलाइज के बस का काम नहीं था। मतलब यह है कि कोई अलाय उसके सामने टिकता नहीं था। डेफिनेटली जब इतनी स्पीड होगी और इतनी हाई सर्विस सीलिंग होगी तो उसके ऊपर कोई भी अलॉय जो है वो जाके मेल्ट हो सकता था। बॉडी का जो टेम्परेचर है, किसी भी फाइटर जेट की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता था कि उससे उसके मेल्ट होने का खतरा होता था। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारी मेटलर्जी पढ़ी गई और उसकी बहुत ज्यादा फिजिकल डायमेंशंस पढ़ी गई, और उसके बाद रिजल्ट ये आया कि टाइटेनियम एक ऐसी धात है जिससे SR-71 को हम बना सकते हैं। तो बेसिकली SR-71 जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो सोवियत यूनियन को खबर लग गई कि यार U2 ड्रैगन लेडी की तरह एक और जहाज भी बनाया जा रहा है जो कि हमारी रिकॉनेसेंस करेगा, और उसकी कुछ स्पेक्स जो है वो सोवियत यूनियन ने चुरा ली। जब उनको ये पता लगा कि टाइटेनियम से जो है ये SR-71 ब्लैकबर्ड बनाया जा रहा है तो उन्होंने टाइटेनियम की सप्लाई जो है वो अमेरिका को रोक दी। इससे पहले जो अमेरिका को टाइटेनियम की सप्लाई होती थी वो बेसिकली सोवियत यूनियन करता था। तो इस वक्त जब टाइटेनियम की सप्लाई बंद कर दी गई अमेरिका के ऊपर तो CIA के जो एजेंट्स हैं उन्होंने बहला पिसला के किसी किस्म की चोरी करके, मतलब किसी भी तरीके से जो है चोरी छुपे टाइटेनियम जो है अमेरिका तक पहुंचाई। फिर उसके बाद ये SR-71 बनाया गया और उसको सक्सेसफुली उड़ाया गया और उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया गया। अगर इसके बाद एक कोर्स प्रोजेक्ट की बात की जाए स्कंक वर्क्स की तरफ से, जो ये मॉडर्न जितने भी ड्रोन्स है ना, इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी स्कंक वर्क्स ने दिया था। स्कंक वर्क्स ने SR-71 के बाद जो एक नया प्रपोजल जो है वो CIA के सामने रखा था रिकॉनेसेंस के लिए, वो बेसिकली ये था कि वो उन्होंने एक ड्रोन डेवलप किया था। SR-71 से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था, SR-71 की तरह दिखता था, लेकिन वो बेसिकली एक UAV था, उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं बैठता था। और ये जितना भी ड्रोन का कॉन्सेप्ट है, ड्रोन से काम लेने का काम है, ये बेसिकली स्कंक वर्क्स ने प्रोड्यूस किया था। इसका जो आइडिया है आप कह सकते हैं, जो बेसिकली ड्रोन्स की डेरिवेशन है वो स्कंक वर्क्स ने दी थी। हुआ क्या था कि SR-71 से इंस्पायर होकर जो है इन्होंने एक ड्रोन बनाया था जिसका नाम D-21 था। D-21 एक ऐसा ड्रोन था जो कि आप SR-71 से या किसी दूसरे फास्ट मूविंग क्राफ्ट से जो है आप लॉन्च कर सकते थे। उसकी जो रेंज थी ना, लॉकहीड मार्टिन ये क्लेम करती थी या आप कह सकते हैं कि स्कंक वर्क्स ये क्लेम करती थी कि जो इसकी रेंज है वो बहुत ज्यादा है। किस तरीके से ज्यादा है, जो अमेरिका है उसको अब एक और एडवर्सरी नजर आ रहा था अपने सामने, चाइना की सूरत में। इससे पहले तो अमेरिका जो है उसका मसला मिसाइल जितने भी थे वो सोवियत यूनियन के साथ थे, उनकी रिकॉनेसेंस वो आराम सुकून से कर लेता था। ठीक है वो आपस में बहुत ज्यादा दूर थे, लेकिन बीच में जो है उसके पास इतनी पोटेंशियल था कि वो सोवियत यूनियन को जो है वो आप कह सकते हैं कि टक्कर दे सकता था और उसके ऊपर से जो है रिकॉनेसेंस कर सकता था। अब जो चाइना है वो भी आजाद हो चुका था और वो भी अपनी तरक्की की जो मंजिलें हैं वो काफी तेजी से तय कर रहा था। तो अमेरिका को चाइना की भी फिक्र होगी कि क्यों जो है चाइना इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली उस वक्त अमेरिका ने चाइना को भी जो है काउंटर करना था और उसकी जो स्ट्रेटेजिक कमांड्स हैं या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या स्ट्रेटेजिक पोस्ट्स हैं उनको देखना था। अमेरिका ने उनके ऊपर भी नजर रखनी थी। तो उस चीज के लिए जो है अमेरिका को स्कंक वर्क्स ने इस तरह का एक ड्रोन दिया कि आप ये देखें और आप इसको एनालाइज करें और उसके बाद जो है इसके कमेंट्स दें। वो अलग बात है कि वो ज्यादातर सक्सेसफुल हो नहीं पाया D-21 बेसिकली, और उसके बाद जो है D-21 फ्लाई कर रहा था, उसके टेस्टिंग फेज के अंदर ही जो है D-21 दो एक साथ उड़ रहे थे और उनकी आपस में जो है वो मिड एयर क्रैश हो गया उनका। उसके बाद जो है उनको फ्लॉप कर दिया गया और उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन D-21S के नाम से जो है वो डिजाइन किया गया। उसके बाद जिस क्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया था उसके साथ वो दोबारा क्लाइड हो गया। कॉन्सेप्ट था, इसको जो है वो स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन आप कह सकते हैं कि उस वक्त तो उसके अंदर इतनी पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन जितने भी मॉडर्न ड्रोन्स हैं या जितनी भी इस वक्त मॉडर्न ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है, इसकी डेरिवेशन या इसका एक क्लियर वे जो है वो लॉकहीड मार्टिन ने या स्कंक वर्क्स ने जो है बेसिकली अमेरिकन एविएशन को दे दिया। सो ये तो थे कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका ने स्कंक वर्क्स से लिए। इसके अलावा जो है F-117 नाइट हॉक जो है उसका
भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी जो है वो बेसिकली स्कंकवर्क्स के अंदर डिज़ाइन हुआ था। F-22 रैप्टर का स्कंकवर्क्स के अंदर डिज़ाइन हुआ था। F-35 लाइटनिंग जो आज भी इन सर्विस है, ये दो जहाज बेसिकली ये भी जो है स्कंकवर्क्स ने ही बनाए हुए हैं। लॉकहीड मार्टिन ने बनाए हैं। स्कंकवर्क्स जो है वो लॉकहीड मार्टिन की टेस्ट फैसिलिटी है, तो उसी के अंदर जो है ये डिज़ाइन भी हुए हैं और वहीं से ये तैयार होकर बाहर भी आए हैं। प्रोडक्शन लाइन एक अलग चीज़ होती है और टेस्टिंग और इनिशियल फेसेस जो है वो एक अलग चीज़ होती है। इसके बाद अगर आप करंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए तो SR-72 के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप वाला प्रोजेक्ट है। इस वक्त का ज़्यादातर रुझान है ना स्कंकवर्क्स का, एक तो नई इनोवेशन के ऊपर लगा हुआ है, 6th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसके ऊपर लगा हुआ है, एनगाइड के ऊपर, इसके अलावा SR-72 के ऊपर लगा हुआ है। और इन दोनों को भी हटा लें तो बहुत ज़्यादा जो एक्चुअल काम कर रहा है ना इस वक्त स्कंकवर्क्स, वो नासा के साथ मिलकर कर रहा है। नासा के जितने भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं, जिनकी जितने भी उनके पास जो है आप कह सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट्स होती है किसी क्राफ्ट्स की, तो वो डायरेक्टली स्कंकवर्क्स के पास आते हैं और स्कंकवर्क्स उनको बना के देती है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी किस्म की कमी कोताही आपको नजर आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।